नमस्कार मित्रों। केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 यानी कि CMVR 1989 का निर्वचन हम अध्याय दर अध्याय कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे अध्याय 5 के बारे में। अध्याय 5 का संबंध गाड़ियों के निर्माण, उनकी लगी हुई एसेसरीज और उनके मेंटेनेंस के मानकों से है। कौन कौन से स्टैंडर्ड होने चाहिए, उसमें कोई डुप्लीकेसी ना होनी चाहिए। तो सड़क सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा, इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा जो तय किए गए मानक हैं, उनका वर्णन अध्याय 5 में किया गया है। अध्याय 5 में नियम 91 में विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। वो परिभाषाएं जो कि MB एक्ट की धारा 2 में भी दी गई हैं और CMVR के भी नियम 2 में दी गई हैं। वो सारी परिभाषाओं में से कुछ परिभाषाओं को नियम 91 में रिपीट किया गया है। नियम 92 में जनरल क्लॉज दिया गया है। जनरल क्लॉज में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नियम 92 कहता है कि सड़क पर कोई भी मोटर गाड़ी, इसको ध्यान रखिएगा, सड़क पर कोई भी मोटर गाड़ी जो अध्याय 5 के मानकों का उल्लंघन करती है नहीं चलाई जाएगी। अब ये मानक टायर से लेकर के उसके हॉर्न, लाइट, बॉडी स्ट्रक्चर, इंजन, हॉर्न, आवाज़, सारी चीज़ों के मानक लागू होते हैं। जो भी गाड़ी यदि अध्याय 5 के मानकों का उल्लंघन करती है तो सड़क पर नहीं चलाई जाएगी। और यही वजह है कि गाड़ी की फिटनेस हमेशा इन्हीं मानकों पर तय की जाती है। इसीलिए कहा गया ना कि जो गाड़ी सड़क पर चलने के लिए फिट नहीं है, जो गाड़ी सड़क सुरक्षा के लिए खतरा है, जो किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा है, जो पर्यावरण के लिए खतरा है, जैसा कि नियम 190 धारा 190 MB एक्ट में कहा गया है कि असुरक्षित दशा वाली गाड़ी सड़क पर नहीं चल सकती है, उसी भावना को अध्याय 5 में वर्णित किया गया है। लेकिन इन्होंने छूट देते हुए कहा मानकों में कि डैमेज गाड़ी हो तो एक्सीडेंट के जगह से गैरेज तक चल सकती है, क्योंकि वो फिट नहीं है तो कायदे से नहीं चलनी चाहिए, लेकिन नियम में इसको छूट दी गई। दूसरा इन्होंने कहा कि जो गाड़ी खराब हुई हो, यानी कि जिसका ब्रेक डाउन हुआ हो, तो ब्रेक डाउन गाड़ी भी जहां ब्रेक डाउन हुई है वहां से चल करके टो चेन हो करके या लिफ्ट अवे करके वहां तक ले जाई जा सकती है। इसी प्रकार से अगली छूट इन्होंने दी है विंटेज मोटर गाड़ियों के लिए, क्योंकि विंटेज मोटर गाड़ियां भी इस अध्याय का पालन नहीं करती हैं, क्योंकि वो 50 साल पहले बनी हुई थी। इसलिए विंटेज गाड़ियों को भी इसमें छूट दी गई है। एक छूट इसमें दी गई है एक्सपोर्ट व्हीकल के लिए। आप जानते हैं जो गाड़ियां निर्यात के लिए बनाई जाएंगी वो उस देश के मानकों के हिसाब से बनाई जाएंगी जिस देश को एक्सपोर्ट करना है। अब फैक्ट्री से चलकर एयरपोर्ट तक या बंदरगाह तक जाने के लिए गाड़ी को चलने की अनुमति इस नियम के तहत उन्होंने दे दी है, ताकि आप इसको चला सकें। अगला नियम 93 कहता है कि प्रत्येक प्रकार की गाड़ी की चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई फिक्स होगी। यानी कि जो बॉडी मेकर हैं, जो ऑटोमोबाइल मेकर हैं, वो गाड़ी की जो बॉडी बनाएंगे, गाड़ी कितनी लंबी होगी, कितनी चौड़ी होगी, कितनी ऊंची होगी, इसके सारे मानक नियम 93 में दिए गए हैं। यह एक लंबा नियम है और इसका बहुत ज़्यादा मतलब हम आम लोगों से नहीं है। इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब किसी प्रकार की फिटनेस की समस्या खड़ी हो, गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, या किसी भी प्रकार से ARTO जो सक्षम प्राधिकारी हैं उनके द्वारा कैलिब्रेशन किया जाना हो, तो इस नियम के मानकों का ज़रूरत पड़ती है। जैसे इन्होंने कहा, मैं आपको एक उदाहरण दे दूं कि दो पहिया गाड़ी में इन्होंने कहा कि कोई भी दो पहिया की गाड़ी की चौड़ाई अधिकतम 1 मीटर हो सकती है, लंबाई 4 मीटर हो सकती है और ऊंचाई 2.5 मीटर हो सकती है। इससे ज़्यादा लंबी, चौड़ी और ऊंची मोटी दो पहिया वाहन नहीं हो सकते। इसीलिए इन्होंने 3 व्हीलर, ई रिक्शा के लिए उन्होंने कहा कि चौड़ाई 1 मीटर, लंबाई 2.8 मीटर और ऊंचाई 1.8 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इस नियम के तहत इसी प्रकार से क्वाड्रासाइकिल, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में लगे हुए उपकरण, मोटर गाड़ियां जो M श्रेणी की हैं, जो N श्रेणी की हैं, जो T श्रेणी की हैं, यानी कि सभी गाड़ियों की बॉडी की साइज़ के बारे में मानक नियम 93 में तय कर दिया गया है। तो जो भी गाड़ी
अपनी साइज़ को लेके, अपनी हाइट को लेके, अपनी विड्थ को लेके नियम 93 का उल्लंघन करेगी, उस गाड़ी का चालान भी हो सकता है, उसको सीज भी किया जा सकता है, और यदि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो उसको डिसमेंटल भी करा सकता है, उसको तोड़ भी सकता है। तो नियम 93 जानना बॉडी मेकर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, कैलिब्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जिन व्यक्तियों का संबंध इससे हो वो नियम 93 को अच्छे से पढ़ें। अगले पे बढ़ते हैं नियम 94। नियम 94 डील करता है टायरों की आकृति, प्रकृति और दशा। टायर, आप जानते हैं कि भारत में बिना टायर की गाड़ियां अनुमन्य नहीं हैं। भारत में जो गाड़ी चलेगी वो टायर से ही चलेगी, और उसमें भी नियम कहता है कि ये वायवीय टायर से चलेगी, यानी कि ऐसे टायर से चलेगी जिसमें हवा भरी जाती हो। बिना हवा भरा हुआ टायर की गाड़ी भारत में चलना अनुमन्य नहीं है, मोटर गाड़ी। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? टायर की साइज़, टायर का नेचर और टायर की कंडीशन। साइज़ आप जान रहे हैं वो फिक्स है, नेचर आप जान रहे हैं कि वो रबड़ का बना होगा, मजबूत होगा, और कंडीशन इसके बारे में उन्होंने कुछ स्पष्टीकरण दिए हैं। नियम 94 कहता है कि प्रत्येक मोटरयान, कृषि ट्रैक्टर और इसके ट्रेलर सहित वायु से भरे हुए टायर द्वारा ही चलाए जाएंगे। जैसा मैंने आपसे कहा कि वह वायवीय टायरों से, एयरी टायरों से ही बने पहिए से गाड़ी चल सकती है, जो मोटर गाड़ी हमारे यहाँ कही जाएगी। इन्होंने कहा कि प्रत्येक गाड़ी के वायु से भरे हुए टायरों का उचित रूप से फुलाया जाएगा, यानी कि एयर प्रेशर कम नहीं रखा जाएगा और ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। इन्होंने कहा उचित रूप से फुलाया जाएगा, यानी कि हर गाड़ी का एयर प्रेशर फिक्स है, हर पहिए का एयर प्रेशर फिक्स है। उससे ज़्यादा या उससे कम एयर प्रेशर रखना सड़क सुरक्षा के लिए खतरनाक है, टायर के लिए खतरनाक है। या तो टायर कट सकता है या टायर फट सकता है। और टायरों को अच्छी दशा में रखा जाना गाड़ी के ड्राइवर की जिम्मेदारी है। कोई भी ड्राइवर घटिया टायरों पर कटे फटे घिसे चिपटे टायरों से यदि गाड़ी चलाता है तो उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी और उसको यातायात नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया जाएगा, माना जाएगा, उस पर जुर्माना हो सकता है। नियम 94 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अच्छी दशा के टायर होने का मतलब क्या है। जैसे तो सब कहते हैं ना, गुड कंडीशन, वर्किंग कंडीशन, बट ये होते क्या हैं? तो नियम 94 में इसको स्पष्टीकरण दिया गया है। इन्होंने पहले कहा कि गाड़ी के बाह्य केसिंग, जो बाहर की केसिंग है, कि कोई बुनाई चाल के कारण घिस जाने से अथवा किसी भाग में रबड़ से न भरी हुई फटन या रगड़ खुल गई हो तो उसको कहा जाएगा कि वो खराब दशा में है। रबड़ फट गई हो, निकल गई हो, कभी कोई कट मार दिया हो या कभी गिट्टी से कट लग गया हो, या जो उसकी केसिंग है वो जगह जगह फट गई हो, उसमें लोहे के वायर्स होते हैं वो दिखाई दे रहे हों, तो ऐसे टायर खराब टायर कहे जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि स्थानीय विकृति अथवा सूजन के कारण उसमें प्रारंभिक फेल्योर के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा जब उसके टायर की रबड़ की मजबूत पकड़ जो कमज़ोर पड़ जाती है तो उसमें छोटे छोटे बुलबुले उठते हैं, टायर बल्ज हो जाते हैं। आपने देखा होगा बड़र 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 सड़कों पे चलते हैं, या बगल जो गाड़ी के पार्ट्स होते हैं वहाँ रगड़ जाते हैं। तो किसी भी टायर में जिसमें बल्जिंग हुई हो, बुलबुले निकले हों, वह खराब टायर है। यह टायर लेके गाड़ी आप नहीं चला सकते। अगला कहते हैं कि यदि टायर फट गया हो, किसी प्रकार का कट लगा हो और उसमें यदि रबड़ भर करके पंचर बनाया गया हो या मरम्मत किया गया हो, तो वह मरम्मत हमेशा टायर के अंदर की तरफ से होनी चाहिए, बाहर की तरफ से नहीं होनी चाहिए। इसको तकनीकी रूप से समझिएगा। यदि बाहर की तरफ से चिप्पी चिपका के रबड़ फिलिंग की गई है तो हवा का दबाव बढ़ने पर चिप्पी निकल के भाग जाएगी, छोड़ देगी, उखड़ जाएगी, तो टायर फट जाएगा। लेकिन यदि वह पेवन, इन्होंने पेवन शब्द का किया है जिसको हम लोग पैबंद कहते हैं, चकती कहते हैं, तो टायरों में जो चकती लगेगी फटे हुए वो अंदर से लगाई जाएगी ताकि एयर का जब प्रेशर पड़े तो वो चकती फट न जाए और टायर ब्लास्ट न कर जाए या दुर्घटना न हो जाए। तो ऐसे टायर जिसमें चकती बाहर से लगी है वह खराब दशा के टायर माने जाएंगे, वो अच्छी दशा के टायर नहीं कहे जाएंगे। अगला कहते हैं कि नॉन स्किड डेप्थ। आपने देखा होगा हर टायरों में गोटियां बनी होती हैं, उनके बीच में जगह होती है। वो जगह किस लिए होती है?
वो टायर बचाने के लिए जगह नहीं छोड़ी जाती है, वो छोड़ी जाती है ज़मीन पर पकड़ बनाने के लिए। यदि कच्ची सड़क है तो मिट्टी की पकड़ बनेगी, यदि पक्की सड़क है तो एयर की पकड़ बनेगी। तो प्रत्येक टायर की जो नॉन स्किड डेप्थ है वो फिक्स होती है। यदि वो घिस गई है, नॉन स्किड डेप्थ कम हो गई है, तो टायर खराब कहा जाएगा। इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि आपका ब्रेकिंग सिस्टम फेल कर जाता है। अगर किसी टायर की नॉन स्किड डेप्थ कम हो गई है, उसकी गोटियां घिस गई हैं, तो ब्रेकिंग सिस्टम फेल कर जाता है। ब्रेक लगाने पे पहिया सरक जाता है, आप जहां चाहते हैं वहां गाड़ी नहीं रुकती है। ऐसे में क्या होता है? एक्सीडेंट। आपने सड़कों पे देखा होगा, स्किड मार्क्स आते हैं। बहुत तेज जब गाड़ियां रहती हैं तो गाड़ियां वैसे नहीं रुकती हैं, लेकिन यदि उनके इसकी डेप्थ जो है वो घिसी हुई है तो भी गाड़ियां नहीं रुकती हैं और ये घातक एक्सीडेंट को जन्म देती हैं। इस प्रकार से इन्होंने कहा कि 2 पहिया, 3 पहिया, चौपहिया साइकिल, ई रिक्शा और ई गाड़ी के मामले में 0.8 mm से इसकी डेप्थ कम नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि वाहनों के मामलों में विनिर्मित टायरों से बनाई गई ट्रेंड बियर इंडिकेटर से नीचे 1.6 mm से कम नहीं होना चाहिए। जो सबसे ऊपरी लेयर है वो 1.6 mm से कम नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार इन्होंने टायर की दशा के बारे में नियम 94 में बहुत विस्तार से व्याख्या की है। तो हमारे जो पुलिस के अधिकारी हैं, जब आप रोड एक्सीडेंट की विवेचना करते हैं तो आप ये देखा करिए टायर की दशा क्या थी। ऐसा तो नहीं कि टायर की इसकी डेप्थ ही ख़त्म हो गई हो, टायर में ब्रेक लगने की संभावना ही न रही हो, टायर घिसा हुआ हो, फटा हो, उसमें बाहर से चकती लगी हुई है, तो विवेचना का इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। इसलिए इसको आप जाने रहिए कि नियम 93 आपके बहुत काम आएगा। अगला नियम 95 कहता है कि टायर की साइज और प्लाई रेटिंग। आपने सुना होगा ना, 4 प्लाई का टायर, 6 प्लाई का टायर, 8 प्लाई का टायर। ये प्लाई क्या होते हैं, इसके बारे में नियम 95 बहुत स्पष्ट कहता है कि जो IS 15626 मानक हैं 2012 में जारी किए गए थे, तो प्रत्येक टायर इंडियन स्टैंडर्ड 15626 का पालन करेगा। जो मानक के इसके विपरीत टायर होगा वो टायर अनमान्य नहीं होगा। इसी प्रकार से टायर के मामले में इन्होंने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया है, इसको मैं आपको बताना चाहूँगा। चल प्रतिरोध, चल ध्वनि उत्सर्जन और गीली पकड़ की सीमा। ये 3 टायर की पहचान के मानक हैं। पहला है चल प्रतिरोध। चल प्रतिरोध क्या होता है? मूविंग रेजिस्टेंस, यानी कि जब गाड़ी चल रही हो तो टायर और सड़क के बीच में घर्षण कितना है। आप जानते हैं जितना ज़्यादा घर्षण होगा उतना ज़्यादा टायर घिसेगा, उतना ज़्यादा टायर गर्म होगा, उतना ही ज़्यादा हवा फैलेगी, उतना ही ज़्यादा टायर ब्लास्ट कर जाएगा। यानी कि कोई भी टायर लेते समय उसके मूविंग रेजिस्टेंस को, चल प्रतिरोध को जितना कम रखा जाएगा उतना ही अच्छी क्वालिटी का टायर माना जाएगा। तो आपने देखा ना, चल प्रतिरोध कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगला शब्द है चल ध्वनि उत्सर्जन। अब मूविंग नॉइस प्रोड्यूसन क्या होता है? आपने देखा होगा जब अच्छी सड़कों पे ट्रकें चलती हैं, बसें चलती हैं, तो एक चर चर की आवाज़ आती रहती है। ये चर चर की आवाज़ कोई इंस्ट्रूमेंटल नॉइस नहीं है कि गाड़ी की किसी पुर्जे से निकल रही है या गाड़ी में कुछ टूट फूट हो गई है। ये टायर और ज़मीन के बीच में जो स्पर्श है, वो बार बार जो छूट रहा है, चढ़ रहा है, वहाँ से चरचराहट निकलती है। ये ध्वनि प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण होता है। रात में आप कभी सुनिए, ट्रकों के पहिए की जो चरचराहट है आपके कान को बहरा कर देगी। तो नियम 95 कहता है कि जिस गाड़ी का चल ध्वनि उत्सर्जन जितना कम होगा वह टायर उतना ही अच्छा माना जाएगा। तो गाड़ी खरीदते समय इसका भी ध्यान रखिए। तीसरी बात आती है गीली पकड़ की लिमिटेशन, यानी कि सड़क पे जो टायर की ग्रिपिंग कैपेसिटी है उसकी सीमा कितनी है। उस सीमा का मतलब होता है कि वह सड़क की पकड़ कितनी मजबूत हो कि कितनी जल्दी गाड़ी को रोक लेगा। तो यह 1 जनवरी 2024 से इसके मानक जो जारी हुए हैं, इनका कहना है कि C1, C2 और C3 डिजाइन के अंतर्गत जो चालक है वो गाड़ी की गीली पकड़ सीमा को जितना अधिक से अधिक रखेगा उतना ही अच्छा टायर होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा टायर की पकड़ होगी आपका ब्रेकिंग सिस्टम उतना ही परफेक्ट काम करेगा और उतनी ही जल्दी गाड़ी को आपके रोक देगा। इस प्रकार से इन्होंने
टायर को लेकर के इतनी नियम 95 में बहुत ही बेहतरीन आपको सूचनाएं दी हैं, जिनके पालन करने से आप अपने गाड़ी के टायर की रख रखाव में भी आपको मदद मिल सकती है, सड़क दुर्घटना में भी आपको राहत मिल सकती है और हमारे पुलिस के मित्रों को विवेचना करने में भी इसकी मदद मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं। नियम 95 का कहता है कि कृषि ट्रैक्टरों के लिए टायरों का आकार और प्लाई रेटिंग क्या होगी। आपने देखा होगा कृषि के ट्रैक्टर एक विशेष प्रयोजन के लिए बने रहते हैं, क्योंकि कृषि के जो ट्रैक्टर हैं उनको चीज़ें खींचनी रहती हैं, चाहे ट्राली खींच रहे हों चाहे हल खींच रहे हों, दोनों को खींचना पड़ता है। इसलिए उनके पिछले पहिए बड़े बनते हैं, अगले पहिए छोटे बनते हैं। तो इन्होंने कहा कि कृषि ट्रैक्टर के टायर की भार वहन क्षमता वह होगी जो इस अध्याय के विभिन्न भागों में मानक के अनुसार तय की गई है। ये टायर निर्माता कंपनियों के लिए, हमारे आपके लिए नहीं है, लेकिन हमें सामान्य ज्ञान के तौर पे जानना चाहिए कि ट्रैक्टरों के लिए भी जो ट्रक के पहिए हैं उनके मानक तय किए गए हैं। इसी प्रकार से पावर टिलर के लिए भी टायर की आकार और क्षमता को पहले से तय किया गया है। साथ ही साथ मॉड्यूलर जो द्रव चालित टेलर के टायर हैं उनके भी आकार तय कर दिए गए हैं कि किस आकार के टायर ट्रेलरों में यूज़ होंगे या मॉड्यूलर गाड़ियों में यूज़ होंगे। नियम 95 का डी कहता है लिमिटेड रोड ट्रायल्स। ये हाइड्रोलिक मॉड्यूलर ट्रेलर विद स्पेसिफिक क्रॉस व्हीकल। इन्होंने कहा कि यदि कोई नई कंपनी है जो टायर बना रही है तो उसको नियम 95 डी में छूट दी गई है कि वो टायरों का लिमिटेड ट्रायल कर सकती है कुछ गाड़ियों में लगा करके, क्योंकि अभी इसका मानक के प्रूव नहीं हुआ है तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। और बिना ट्रायल के ही हम पता कैसे लगाएंगे कि टायर सही भी है कि नहीं सही है। तो इसके लिए इन्होंने नियम 95 डी में छूट दे दी है कि आप किसी भी गाड़ी का लिमिटेड ट्रायल कर सकते हैं, उसके टायरों का, उसके नए प्रोडक्ट का। इस प्रकार इस वीडियो में मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूँगा, क्योंकि ये वीडियो टायरों के संबंध में था। टायरों के मामले में नियम 93, नियम 94, नियम 95 में बहुत विस्तार से बातें बताई गई हैं। कृपया इनको आप जानते रहिए ताकि आप सड़कों पर गाड़ी जो आपका कारवां चल रहा है टायर खरीदते समय आपको मदद मिले, साथ ही साथ विवेचना में भी दुर्घटना के असली कारणों का पता लगाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।